मतदान मतदान का प्रतिशत चुनाव का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? 2019 के मुकाबले 4.35% कम हुआ है मतदान। चार चरणों में मतदान हुआ और कुल 66.77 मतदान हुआ है। 2019 के चुनाव में हुआ था 71.12% मतदान। सिर्फ तीसरे चरण में मतदान बढ़ा, मतदान के प्रतिशत में इजाफा हुआ। पहले और दूसरे और चौथे चरण में मतदान प्रतिशत घटा है। मतदान का प्रतिशत कम होने से कयासों का दौर जारी है। दोनों दलों के अपने अपने दावे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि 29 की 29 सीटें हम जीतने वाले हैं। जहां मतदान कम हुआ है वो कांग्रेस का मतदान कम हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने ठीक काम किया और कांग्रेस का कहना है कम से कम 12 सीटें जीतकर हम आएंगे। तो दोनों के दावे में कितना वो है, लेकिन ये सच है कि वोट का प्रतिशत गिरा है। दिनेश, निश्चित तौर पर वोट प्रतिशत में कमी आई है। हालांकि पहले दूसरे चरण के बाद लगातार ये कोशिश की गई थी कि किसी भी तरह से वोट प्रतिशत को बढ़ाया जाए और निश्चित तौर पर तीसरे चरण में उसका असर भी दिखा। लेकिन चौथा चरण आते आते वो मुहिम पता नहीं कहाँ गई और उसके बाद फिर वोट प्रतिशत में गिरावट देखने को मिली है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती है और जो तमाम राजनीतिक जानकार हैं वो भी अब असमंजस की स्थिति में है कि आखिर किस तरह से इसे आंका जाए। क्या ये सरकार के विरोध में इसे आंका जाए या विपक्ष के पक्ष में इसे रखा जाए? तो क्या कुछ मौसम को लेकर भी यहाँ पर तमाम सवाल उठाते रहे कि मौसम की वजह से भी लोग कम घरों से निकले, तो क्या कुछ स्थितियाँ रही हैं, इस पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन कुछ और आपको अपडेट बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए, जरा समझ के देखिए। पहले चरण के मतदान की बात करें तो 67.75% मतदान प्रदेश में हुआ, जिसमें अगर बात करें तो 7.40% कम मतदान, यानी कि 2019 की तुलना में 7.40% मतदान कम हुआ। दूसरे चरण में 58.66% मतदान हुआ और इसमें भी आपको बता दें कि 9% कम मतदान देखने को मिला। तो एक बड़ी समस्या यहाँ पर हुई थी और राजनीतिक दलों की चिंताएं भी बढ़ गई थी। तीसरे चरण में थोड़ी सी कोशिश की गई और फिर 66.75% मतदान हुआ, जिसमें 0.11% मतदान में बढ़ोतरी देखने को मिली। लेकिन जैसे ही चौथा चरण और अंतिम चरण हुआ, यहाँ पर बात करें तो 71.72% मतदान हुआ, जो कि 2019 की तुलना में 3.93% मतदान कम हो गया। और जरा मतदान घटने की आखिर वजह क्या रही है ये भी समझ लेते हैं। देखिएगा आप, मौसम का एक आधार इसको माना जा रहा। तेज गर्मी की वजह कम हुआ मतदान। रुचि, चुनाव में कोई लहर ना होने से घटा है मतदान, यानी लोगों की रुचि दिखाई नहीं दी। नतीजे तय, लोगों ने मान लिया था नतीजे तय है तो क्यों हम मतदान करने जाएं। चेहरे को लेकर बड़ा एक मसला था। चुनाव में बड़े चेहरे कम होने से मतदान घटा है। नैरेटिव सेट था लोगों का, चुनाव में एजेंडा सेट नहीं हो पाया, जिसके कारण भी मतदान घटा है। तो ये वो 5 चीजें हैं जिन पर हम कह सकते हैं कि मतदान घटा है। लेकिन हम चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे, पर कल इन सब चीज़ों पर बयान आए हैं अलग अलग। मुख्यमंत्री ने क्या कहा है कि मतदान को लेकर, बीडी शर्मा ने क्या कहा है, सज्जन वर्मा ने क्या कहा, वो सब भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ है इस वक्त जेपी पारासर जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे पारासर साहब कि किस तरह देख रहे हैं? ये तो सच है कि मतदान का प्रतिशत चौथे उसमें हम देखें तो करीब करीब 3-3.5% घट गया। हालांकि वोट का प्रतिशत घटना, बीजेपी का ये दावा है कि वो कांग्रेस का है, कांग्रेस का मतदाता घर से नहीं निकला, जिसके कारण हुआ। हमने अपना काम ठीक किया। लेकिन आप क्या देख रहे हैं? अब तो मध्य प्रदेश के चारों चरण संपन्न हो गए। नहीं, ऐसा हो सकता है। दरअसल मैं कुछ पिछले जो कारण हमने चर्चा किए थे अब तक हम जो कर चुके हैं उनमें, जैसे कि मौसम का ख़राब होना या शादियों की तारीखें होना या दूसरे और भी। लेकिन कुछ पोलस्टर को मैं ये बात कहते हुए सुना कि चूँकि वोट का जो बेस है वो बढ़ गया है, 7 करोड़ मतदाता पूरे भारत में नया जुड़ा है। तो 2019 में तकरीबन 90 करोड़ था। तो अगर वो 97 करोड़ जब बेस बढ़ता है तो जो मतदान का प्रतिशत है वो घटता है। एक थ्योरी उनकी ये थी। दूसरी थ्योरी उनकी ये मैं सुनी कि जो कोविड के दौरान पिछले 2019 और इसके बीच में एक घटना जो बड़ी हुई वो कोविड था। तो कोविड के दौरान बहुत सारे लोगों की जो भी डेथ्स हुई हैं, मृत्यु हुई है, और इतना आसान नहीं होता हमारी जो वोटर लिस्ट होती है उसमें से नाम हटाना या जुड़वाना। तो जुड़ना शायद आसान हो, लेकिन हटाना इतना मुश्किल होता है, खास करके उन लोगों का जो लोगों की मृत्यु हो गई।
तो उनका एक थ्योरी ये थी कि वो भी एक बड़ा फैक्टर है। लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर हम ये तर्क देते हैं कि गर्मियाँ, पिछले 5 चुनाव, लगभग 5-7 चुनाव तो हम देख रहे हैं कि वो गर्मियों में ही होते हैं, तो उस दौरान अगर मौसम का प्रभाव नहीं पड़ा 2019 में, तो 2019 में वोट बेस का बढ़ने का असर क्यों पड़ना चाहिए? क्योंकि 2014 के मुकाबले 2019 में वोट प्रतिशत बढ़ा है। तो 2019 में भी बेस बढ़ा था, लेकिन वोट प्रतिशत बढ़ा था। इसी तरह से मैं सोचता हूँ कि ये फैक्टर, ये लॉजिक जो है उतना मुझे सही नहीं दिखाई देता। तीसरा जो ये है कि कोविड के दौरान लोगों की मौतें हुई और शायद उनके नाम नहीं हटाए जा सके होंगे, पर मैं समझता हूँ कि ये इतनी बड़ी संख्या नहीं होगी कि इतना 4-5%। हाँ, लेकिन इसमें तो ये भी हो सकता है कि संख्या जितनी कम हुई होगी उतना नया मतदाता भी बढ़ गया होगा, जैसा आप कह रहे थे। बिल्कुल, तो स्थितियां तो बल्कि उससे बेहतर हुई होगी यदि 7 करोड़ जब बढ़ गया है, तो अगर वो थोड़ा कुछ कम भी हुआ होगा तो उसका असर नहीं पड़ा चाहिए। तो मैं पूर्ति वहां से हो गई। बिल्कुल, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये जो फैक्टर्स हैं इनका भी इतना असर नहीं पड़ना चाहिए। जो चीज़ का असर पड़ना चाहिए, अब हम इसको अगर देखें तो पॉलिटिकली देखें कि राजनीतिक रूप से क्या असर पड़े होंगे, तो ये एक असर पड़ सकता है कि जैसे जो हम इस बात को सोचते हैं कि कांग्रेस का वोटर भी ये सोच सकता है कि चूंकि ये सरकार अब नरेंद्र मोदी के पक्ष में जाती हुई साफ दिखाई दे रही है, तो मुझे वोट नहीं करना चाहिए, क्यों जाना चाहिए, क्या फायदा है। तो ये एक वजह बिल्कुल हो सकती है, जैसा लॉजिक भारतीय जनता पार्टी दे रही है। क्योंकि मैं ऐसा इस आधार पे कह रहा हूँ, मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि इसका कोई एडवांटेज बीजेपी को देना चाहता हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो बीजेपी की इलेक्शन मशीनरी है मनोज जी, वो ज़्यादा एफिशिएंटली काम करती है कांग्रेस की मशीनरी के मुकाबले। ठीक कह रहे सर, आगे इस चर्चा को बढ़ाएंगे, लेकिन जरा फायदा नुकसान की बात कर लेते। दिनेश, क्या है वो जरा दिखा दीजिए। बिल्कुल, देखिए ये भी समझना हुआ कि अगर वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है तो इसका फायदा कैसे पहुंचने वाला है, नुकसान कैसे पहुंचने वाला है। क्या वोट प्रतिशत घटने से पार्टियों की बेचैनी बढ़ गई है? और बड़ा सवाल ये भी है, क्या मतदान घटने का फायदा बीजेपी को मिल रहा है या फिर कांग्रेस को इसका सीधा सीधा फायदा मिल रहा है? और अगर बात करें तो मतदान के प्रति अरुचि समीकरण क्या प्रभावित करेंगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो मतदान के प्रति अरुचि आखिर क्यों? क्या ऐसा कोई मुद्दे नहीं रहे, ऐसा कोई वो माहौल नहीं बना जिसके लिए लोग अपनी रुचि दिखाते और उसके समर्थन में या विरोध में मतदान करने के लिए पहुंचते? तो ये भी बड़े सवाल हैं। बिल्कुल, और ये बड़े सवाल होना भी चाहिए, लेकिन किसे फायदा किसे नुकसान, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो दावा जिस पर हम बात कर रहे थे कि फायदा बीजेपी ऐसा मानकर चल रही कि हम अपने कार्यकर्ताओं को बूथ तक पहुंचाने में कामयाब रहे। और जाहिर है, जैसे इंदौर का या बाकी सीटों का हम जिक्र कर लेते हैं, जहां कांग्रेस कई जगह, तो मैंने खुद जाकर देखा तो टेबलें नहीं लगी कांग्रेस की, मतलब उसका जो बूथ का कार्यकर्ता जिसे कहा जाए वो टेबल ही नहीं लगा पाया। जब टेबल ही नहीं लगी है तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को समझा, भले 400 पार की बात कही, पहले दूसरे चरण में इसका असर दिखाई दिया, लेकिन तीसरे चौथे चरण में वोट का प्रतिशत कम दिखाई दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आखिर रणनीति क्या रही है? क्यों बीजेपी ये मानकर चल रही कि हमारा वोट शेयर बढ़ेगा और हम इस चुनाव में कुछ नया करने जा रहे हैं विधानसभा की तर्ज पर? रजनीश अग्रवाल है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री, संगठन के हैं और बूथ पर बहुत अच्छी पकड़ रखते, बल्कि बूथ का जिम्मा पूरा रजनीश के पास होता है। समीकरणों के द्वारा वो बातों को समझाते भी है। हमने भी उनसे बात की थी, जरा समझिएगा कि यार भारतीय जनता पार्टी की कैसी रही रणनीति। पार्टी है जो बूथ की तैयारियां करती है और बूथ के मास्टर रजनीश अग्रवाल मेरे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री है। विधानसभा चुनाव में भी हम लोग बात करते थे और लगभग आंकड़ा वहां पहुंच गया था जिसकी तरफ हम समझा करते थे। इस बार का बूथ क्या कह रहा है मध्य प्रदेश का? देखिए, बिल्कुल, जब हम अपने आकलन की बात कहा करते थे और निष्कर्ष बताया करते थे तो कई लोग भौचक्के होकर देखा करते थे, यकीन नहीं करते थे। लेकिन जब रिजल्ट आए तो मुझे लगता है कि उन्होंने ज़रूर सच्चाई को स्वीकार किया होगा। मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव 2019 में भारतीय जनता पार्टी 65% बूथ जीती थी और 58% से ज़्यादा वोट शेयर बीजेपी ने लिया था। अभी तक का हाईएस्ट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का ये रिकॉर्ड रहा है।
आपको जान के आश्चर्य होगा, इस रिकॉर्ड को भी हम वर्तमान के इस लोकसभा चुनाव में तोड़ने जा रहे हैं। हम ना केवल वोट शेयर ज़्यादा लेंगे, बल्कि हम उन बूथों को भी जीतेंगे जहां 1952 से लेकर हम अब तक नहीं जीते। उन गांव को जीतेंगे जहां हम कभी नहीं जीते। उन वार्ड को शहरों में जीतेंगे जहां आज तक हम कभी नहीं जीते। उन जाति आधारित परंपरागत तौर पर जो कहा जाता है कांग्रेस के वोटर हैं, हम उन बूथों पर भी जीतेंगे और रिकॉर्ड में ये शामिल होगा। तो प्रयास हमारे रहे हैं, निसंदेह रूप से चुनौतियां अति आत्मविश्वास की भी रही हों, तो भी उसके बावजूद भी हमने अपने नेटवर्क को एक्टिवेट किया है। हमारे बूथ समिति और पन्ना प्रमुख की भूमिका जो बहुत साइलेंट मूव करता है, बाकी किसी को दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि उसके अपने घर के आसपास के कुछ घरों में जाना होता है, कुछ बस्ती में जाना होता है और शांत तरीके से बात करना होती है, तो ये किसी को समझ आता नहीं है। वो काम इस लोकसभा चुनाव में भी हुआ है और हम अपने वोट को निकालने में फर्स्ट फेज़ में भी, सेकंड फेज़ में भी और तीसरे को सबने देखा, चौथे को भी देख रहे हैं। तो ये जो तुलना करना होगी तो रिजल्ट आने के बाद में भी तुलना कर लेंगे, तो मुझे लगता है सबके सामने स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल भोपाल। तो आप देखिएगा कि किस तरह से रजनीश अग्रवाल ये समझा रहे हैं। दरअसल बूथ की जो जिम्मेदारी होती है दिनेश, वो रजनीश अग्रवाल की पूरी टीम काम उस पर करती है और बहुत बारीकी से, और इसीलिए हमने उनसे समझा कि आखिर जैसा मुझे याद है अच्छी तरह, जब विधानसभा में मैंने उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा था 160 से कम सीटें नहीं आएंगी, बिल्कुल वो 163 सीट